Now, good morning to all. So, लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था. सो अभी करते हैं यूनिट नंबर 2 स्टार्ट. सो यूनिट नंबर 2 के अंदर बेसिकली जो हमें डिस्कशन करना है, जो कोर पॉइंट्स है, वो पहला तो है कंडीशन एंड वारंटी. सो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये बताया गया था कि लाइक कंडीशन एंड वारंटीज का क्या मतलब होता है. सो कंडीशन हम ऐसा बोल सकते हैं रूट कॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मेन एसेंशियल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशंस. जैसे कि गुड्स का टाइटल हो गया, गुड्स की क्वालिटी हो गई, गुड्स का सैंपल हो गया, गुड्स का डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. अभी आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आया, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि इस टाइप का गुड्स आपको मिलेगा, जो सैंपल आप दिखा रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको गुड्स डिलीवर होगा. एंड देन बाद में आपने क्या किया, जब परफॉर्मेंस किया तब उस टाइम पे गुड्स जो आपने उनको डिलीवर किया वो एज पर सैंपल नहीं था, तो इन दैट केस वो लोग क्या बोलेंगे कि ये तो आपने कंडीशन ही क्या कर दी है, ब्रीच कर दी. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन. सो ब्रीच ऑफ कंडीशन वी कैन से अ सीवियर टाइप ऑफ डिफॉल्ट. सीवियर मतलब थोड़ा आपने क्रिटिकल डिफॉल्ट किया है, सीरियस डिफॉल्ट किया है, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है. तो ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी, ऐसे तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है तब इस तरह का डिफरेंस वो लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी. सो ब्रीच ऑफ कंडीशन इज सीरियस देन द ब्रीच ऑफ वारंटी. ब्रीच ऑफ वारंटी का मतलब क्या होता है कि गुड सैंपल के हिसाब से था, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से था, सब कुछ राइट था, बट बिकॉज ऑफ सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वो गुड्स के अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है आपको यूज करने में, तो उसको हम ब्रीच ऑफ क्या बोलते हैं, वारंटी बोलते हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद द टाइटल्स ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडीशंस. वी आर नॉट गोइंग इनटू द लाइन बाय लाइन. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था. सो उसमें लिखा हुआ है कंडीशन एंड वारंटीज, तो उसमें लिखा होगा कंडीशंस मींस रूट कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है. तो एमसीक्यू में आपको पूछ लिया जाएगा कि कंडीशन किस में जाता है, तो वो रूट कॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की जो जड़ होती है उसके अंदर हो जाएगा. तो अगर मान लो वो जड़ों में ही कमजोरी आ जाएगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म नहीं हो पाएगा. बट ब्रीच ऑफ वारंटी जो होता है दोस्तों, वो मेन नहीं होता, बट लादर वी कैन से कोलेट्रल होता है. तो अगर कोलेट्रल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसको हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे. ओके, सो ये ध्यान रखना. तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हो. ब्रीच ऑफ कंडीशन की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन की कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है कि जो पार्टी डिसअपॉइंट हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है. बट ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या डिमांड कर सकते हो, डैमेजेस. ठीक है, सो ये ध्यान दें. सो अभी मैं टाइटल ट्रीट करता हूँ. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर में बोला था कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को जो बायर है वो ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करे. मैंने आपको बोला था कि ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज व्हाट, ब्रीच ऑफ वारंटी. आपने बड़ा दिल रख के क्या किया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. समझ में आ रहा है, आपने जो गुड्स मांगा था वो गुड्स आपको मिला नहीं, उसकी जगह कुछ और गुड्स मिले आपको. बट दैट गुड्स इज ओके, ओके, इट इज अ कमर्शियली इंटरचेंजेबल गुड्स. आप उसको यूज करके अपना पर्पस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या पर्पस आपका फुलफिल कर सकते हो. तो ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, ज्यादा नाटक नहीं करना है. उस केस में उन्होंने बोला कि ब्रीच ऑफ कंडीशन may be treated as a breach of warranty, but that is only at the option of the agreed party. agreed party मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो उसके पास ही ऑप्शन है, कि सेलर के पास ऑप्शन है, जो बायर है उसके पास ही ऑप्शन है कि वो उसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है. वो मैंने एयर कंडीशनर का या फिर गाड़ी का एग्जांपल आपको दिया होगा कि आपको एयर कंडीशनर चाहिए था, मॉडल नंबर आपने मांगा, वो मॉडल नंबर नहीं डिलीवर किया, उसकी जगह कुछ और डिलीवर, तो आपने सोचा एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर होता है, लगाने के बाद तो कूलिंग ही होगा ना, कि जो लाया है उसमें हीटिंग होगा, ऐसा तो होगा नहीं. क्लियर हो गया, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा. सो कुछ कंडीशंस जो होती है दोस्तों वो उन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे. जैसे कंडीशन इज टू टाइटल जो मेन होता है, कंडीशन इज टू टाइटल मतलब जो भी गुड्स आप बाय करते हो उसका टाइटल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. जैसे आपने कोई 50,000 या 1 लाख के गुड्स या कोई मशीनरी बाय की है, अगर वो मशीनरी का टाइटल डिस्प्यूट होगा तो आपको उसका कोई बेटर टाइटल मिल ही नहीं पाएगा. ठीक है, तो अगर टाइटल डिस्प्यूट होगा तो इन दैट केस इट इज अ ब्रीच ऑफ क्या माना जाएगा, कंडीशन. तो लिखा हुआ है कंडीशन एज टू क्या, कंडीशन टू डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन मींस जिस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है
गुड्स को जिस तरह से आपको समझाया गया उसी तरह से गुड्स आपको क्या होने चाहिए, डिलीवर होने चाहिए। बट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। फिर लिखा होगा कंडीशन एज टू सैंपल। कभी कभी होता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, आप गुड्स लेने के लिए गए हो तो आपने बोला डेमो दिखाओ, जैसे यहाँ पे भी होता है ना डेमो लेक्चर, ठीक है ना, बोले डेमो दिखाओ, ठीक है। तो अगर डेमो लेक्चर या डेमो गुड्स की अगर मैं बात करूँ, जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी गुड्स आपको क्या होगा सैंपल में दिखाया था उसके हिसाब से डिलीवर होना चाहिए, बट वो सैंपल के हिसाब से नहीं है। तो आपके पास क्या राइट है, जब आप मान लो फ्यूचर में कभी भी डील करते हो तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि जो सैंपल में गुड्स दिखाया है उस हिसाब से गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है तो आपके पास क्या राइट्स हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल। फिर लिखा हुआ है कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज व्हाट, डिस्क्रिप्शन। कभी कभी दोनों चीजें हमें साथ में क्या करनी होती है, बतानी होती है, तो वो भी यहाँ पे कवर्ड हो जाए। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। तभी होता क्या है कि जो भी गुड्स आप बाय करते हो वो किसके पर्पस के लिए फुलफिल होना चाहिए, बायर का पर्पस तो फुलफिल होना चाहिए ना। आपका सीए में कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। आपने लैपटॉप बाय किया, क्या बाय किया, लैपटॉप, होगा ना कंप्लीट, जल्दी होगा, ऐसा नहीं कि कभी ना कभी तो होगा, ठीक है ना। वो कभी ना कभी होगे के अंदर 10 साल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना, थोड़ा ऐसे ऐसे ईगरनेस दिखा के उसको निपटा देना, ठीक है ना। फिर उसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो सीए में, मान लो नहीं, आपका सीए में कंप्लीट हो गया, फिर आपने लैपटॉप बाय किया, तो लैपटॉप बाय करने से आपका पर्पस तो फुलफिल होना चाहिए ना। या फोन ले रहे हो या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले रहे हो तो उससे आपका पर्पस क्या होना चाहिए, फुलफिल। अगर आपका पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिए। तो मान लीजिए कि आपने ये लाइक कुछ आईपैड वगैरह बाय किया हुआ है, तो आईपैड आपने किस पर्पस के लिए बाय किया था, फॉर द यूज ऑफ द एक्सेल एंड अदर थिंग्स, बट वो उसमें वर्क ही नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन, तो वो आपका पर्पस फुलफिल करेगा नहीं। और आपने बोल के लिया था, बोले ये सब चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसने हाँ बोला था, बोले हाँ चलेगा, फिर बाद में यूटर्न ले लिया उसने, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। तो मर्चेंटेबल मतलब क्या होता है कि गुड्स सेलेबल होने चाहिए, समझ में आ रहा है। वो जो मैंने बोला ना कि आप मान लो कि लैपटॉप लेने गए, आपको डेमो में दिखाया लैपटॉप अच्छा था, फिर नया नया वाला वो पूरा पैक्स बॉक्स दिया और घर जाके देखा तो बॉक्स में कुछ था नहीं, पत्थर रखे हुए थे क्या रखे थे, पत्थर, तो वो मर्चेंटेबल गुड्स है नहीं। या तो मान लो लैपटॉप था पर पूरा स्क्रीन क्या था, सिर्फ कीबोर्ड था, स्क्रीन नहीं था तो बोलो क्या होगा, ये मर्चेंटेबल गुड्स है नहीं। आ रहा है समझ में। तो आप उस केस में क्या करोगे, आप डैमेजेस मांगोगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दोगे, कैंसिल। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको दिया हुआ है इम्प्लाइड वारंटीज। सो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास गुड्स होते हैं, ध्यान से समझना, अगर आपके पास क्या होते हैं दोस्तों, गुड्स होते हैं, तो जब भी आपके पास गुड्स होते हैं तो गुड्स का आपको क्या मिलना चाहिए, कोई पोजीशन जो आपके पास है उसमें डिस्टरबेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप उसको क्या कर सको, एंजॉय करो, उस तरह से होना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ इम्प्लाइड वारंटी एज अ क्विट पोजीशन, मतलब क्या होगा कि पोजीशन आप एंजॉय कर सको, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, ये इम्प्लाइड वारंटी है। आगे समझ में। तो मैंने वो कार वाला एग्जांपल दिया था कि आपने नया नया कार लिया हुआ है, ठीक है, नया कार लिया, और कार लेने के बाद आप ऑब्वियस है कि थोड़ा ट्रिप वगैरह पे जाओगे। अभी वो शोरूम जिसने कार बेचा था वो आ जाता है हर 2 दिन में चेक करने के लिए, बोले सर सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, ठीक है ना, वो हर 2 दिन में आ जाता है, वो खुद चला के जाता है। क्या, वो खुद एक ट्रिप मार के आया, छोटा वाला 20-25 किलोमीटर का, ठीक है ना, रील भी बनाया था, रील देखा हमने वहां पे इंस्टा, वहां से पता चला कि ये ट्रिप मार के आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ना। पैसा दिया किसके लिए दिया है, गुड्स, गुड्स का टाइटल बाय करने के लिए है कि गुड्स का टाइटल एज वेल एज पोजीशन एंजॉय करने के लिए है, पोजीशन भी तो एंजॉय करना है ना। अब बार बार आके क्या करते हो, चेक करके जाते हो कि गाड़ी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मुझे पता है सही चल रहा है, मैंने तुझे फोन किया, ठीक है, जब बोलूं तब आना। फिर क्या लिखा है, इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस।
मतलब वो गुड्स क्या होने चाहिए, कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी कोई भी उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज नहीं होना चाहिए मीन्स क्या, कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कोई कार बाय करते हो, सेकेंड हैंड कार बाय करते हो, पर वो सेकेंड हैंड कार जिससे बाय किया ना, ठीक है ना, उसने पहले लोन लिया हुआ था, जो पहला फर्स्ट बायर था ना, उसने उसके ऊपर क्या लिया हुआ था, लोन लिया हुआ। उसने आपको क्या बोला कि नहीं मेरा कोई लोन वोन नहीं है, आपने उसको रोकड़ा पकड़ा दिया पूरा 5 लाख रुपए, और बाद में क्या हुआ, उसने ईएमआई नहीं भरा, ठीक है। तो अभी वो लोग ट्रेस कर लेते हैं, जिसने लोन दिया था ना वो लोग ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो फास्टैग भी आ गया है। क्या आ चुका है, फास्टैग। तो आपका गाड़ी लोकेट हो जाएगा कि आप कहाँ पे घूम रहे हो, समझ रहे हो। अभी हुआ क्या, आप गए हुए थे मान लो कि कहीं दिवाली के घूमने के लिए, तो कहाँ गए, जैसलमेर, तो वहां पे फास्टैग यूज कर रहे थे, वहां पे पकड़ लिया आपको, और वो लोग गाड़ी उठा के लेके जाएंगे जिसने क्या दिया था लोन, आप अंदर बैठे थे फिर भी उठा के लेके गए। बोले मुझे तो उतर दे दे, फिर भी उठा के लेके गया हो। तब इस केस में क्या होगा बोलो, क्या यहाँ पे क्या वो जो प्रॉपर्टी आपने बाय की है, मतलब कार आपने जो बाय की है, क्या उसके अंदर वो चार्ज फ्री था कि उसके अंदर किसी का और का इंटरेस्ट था। व्हाट आई मीन टू से कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जो गुड्स आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। इट इज एब्सोल्यूट डीलिंग बिटवीन द बायर एंड सेलर ओनली। अभी सेलर को वो जो गुड्स मुझे बेच रहा है उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी आके अपना राइट उस गुड्स के ऊपर क्या हो, जताए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तभी क्या होता है कि आपके पास जो कार है उस पर आपने लोन लिया हुआ है, तो अगर आप किसी को सेल करते हो तो वो पहले लोन क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि वो आरटीओ में आरसी बुक आता है ना, उसमें भी लिखा होता है कि ये भाई ने फाइनेंस किया हुआ है। तो आरटीओ वाला भी कब करेगा टाइटल क्लियर, जब आप पूरा पेमेंट कर दोगे किसको, जिससे आपने क्या लिया था, लोन लिया था। फिर लिखा हुआ है वारंटी एज इम्प्लाइड क्वालिटी एंड यूसेज ऑफ ट्रेड एंड कस्टम्स, मतलब जो गुड्स की क्वालिटी हो वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना, कस्टम्स मतलब क्या होता है, जो मतलब नॉर्मली क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि गुड्स इस तरह से हमें मिलेंगे। ओके, सो जो इम्प्लाइड क्वालिटी होनी चाहिए गुड्स के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 4 उसमें लिखा हुआ है दैट कभी कभी कुछ गुड्स क्या होते हैं दोस्तों, डेंजरस होते हैं। डेंजरस मतलब क्या होता है, ऐसे डेंजरस नेचर उनका होता है, अगर आप उसको केयरफुली यूज नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो आपको ही क्या कर ले, हार्म कर ले। तो इट वुड बी एडवाइजेबल का आप हमेशा गुड्स को क्या करो, आप हमेशा गुड्स को किस तरह से यूज करो, जो उसके अंदर डिस्क्लेमर दिए हुए हैं। जब भी गुड्स लेके आते हो लिखा होता है डिस्क्लेमर कि ये गुड्स को आपको इस तरह से यूज करना है, ठीक है। बट आपने मान लो कि नहीं, कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग करते हैं, लाइफ में बहुत बोरिंग लग रहा है सब कुछ, तो चलो कुछ अलग करते हैं, तो कुछ अलग करने के चक्कर में मान लो कुछ और हो गया तो लोचा हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में, तो डिस्क्लेमर लिखा होता है ना, तो डिस्क्लेमर पढ़ के गुड्स को क्या करना है, यूज करना। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, वो जो यूजर मैन्युअल आता है ना, सबसे पहले वो हवा में उड़ता है। समझ में आ रहा है, सबसे पहले वो हवा में उड़ता है, दूसरा होता है टैक्स इनवॉइस, वो हवा में उड़ता है, ठीक है ना, बाद में सब कुछ क्या होगा, अपना होगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो थियोरिटिकल पेपर होता तो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन होता। एंड यू आर लकी इनफ के ये जनवरी 23 वाला जो आपका अटेम्प्ट है ये क्या होगा, ऑनलाइन, बट जून 23 से जो फाउंडेशन का एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, एंड दैट इज ऑल्सो सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ओके ना, दिसंबर 22 वाला जो गया ना, जनवरी में गया ना आपका एग्जाम, ऐसे दिसंबर 22 एग्जाम है, बट यू आर लकी इनफ के वो क्या है, ऑनलाइन है, बट जून 23 ऑनवर्ड्स इट विल बी गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन यू आर अनफॉर्चुनेट, क्यों, क्योंकि इंटर में तो जाके क्या देना है, डिस्क्रिप्टिव ही देना है, तो इट इज बेटर टू हैव अ डिस्क्रिप्टिव राइट नाउ सो दैट यू आर एबल टू प्रैक्टिस द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। वो माहौल होता है ना कि क्या होता है प्रोफेशनल कोर्स, इधर फाइनल वाला जाता है, इधर इंटर वाला आता है, तो आपको भी थोड़ा रहेगा ना कि आपने भी इधर तक पहुंचना है, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारा लर्निंग रहा है वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं रहा है, ठीक है। जो नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड स्टडी होती है उसी तरह से हमें पढ़ना होता है। क्या होता है केविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है, एक सिद्धांत है, लेट द बायर, लोग इसको बीवेयर बोलते हैं बट मैंने ऐसा नहीं बोला था, लेट द बायर क्या होता है, बी अवेयर। तो सेलर जो होता है वो हमेशा सारी चीजें बताएगा, बट जो मेन मेन चीजें हैं वो बताएगा।
पर अपने गुड्स की जो क्वालिटीज हैं वो तो बताएगा वो, बट ऐसा है कि उसका जो मान लो कि उसके अंदर कुछ यूनिकनेस है वो उसने बता दी, बट कुछ खामियां भी है उसमें, पर वो नहीं बताई, तो क्या वो बताएगा आपको? वो बिजनेस करने बैठा है, अगर खामियां बताने लगा तो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। तो एज अ बायर आपको ये ध्यान रखना है कि जो गुड्स आप बाय कर रहे हो ना, वो आपका अपनी रैशनैलिटी पे बाय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जो गुड्स आप बाय कर रहे हो वो आप अपनी रैशनैलिटी पे बाय कर रहे हो, और आप अपने क्या कर रहे हो, आप अपनी रैशनैलिटी पे बाय कर रहे हो और अपने विजडम पे बाय कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने जो गुड्स बाय किया जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी, फिर बाद में क्या हुआ, 2 दिन बाद आपको पता चला कि नहीं अभी गुड्स वापस देके आते। ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि गुड्स आप जो ले रहे हो वो आपके पर्पस के लिए क्या है, फिट बैठता है। उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेलर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड द ब्रीच ऑफ वारंटी। आ रहा है समझ में? अभी गुड्स का सैंपल गुड्स का टाइटल क्लियर है, सैंपल के अकॉर्डिंग है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है, सब कुछ राइट है, तो आप उसको ऐसा बोलोगे कि नहीं मुझे गुड्स वापस देना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। आप कोई स्मार्टफोन बाय करके आए या लैपटॉप बाय करके आए, ठीक है ना, जो जनरेशन का लैपटॉप आपको चाहिए था वो आप लेके आए, सब कुछ सही था, उसने डिस्क्रिप्शन भी सही बताया सब कुछ, फिर घर आके पता चला नहीं मुझे तो अच्छा वाला लैपटॉप चाहिए था। अभी उसको जाके गए और बोले कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल करो, क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा वाला लैपटॉप चाहिए था, अच्छा वाला। वो बोले अच्छा वाला क्या होता है? ये भी अच्छा ही है, ठीक है ना, पहले डिसाइड करके आना था ना कि अच्छा वाला चाहिए कि कौन सा वाला चाहिए। हाउएवर केवीएट एमटेल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं दोस्तों। क्या अपवाद होते हैं? कि जब टाइटल डिस्प्यूट होगा, क्या डिस्प्यूट होगा? टाइटल डिस्प्यूट, तो उसमें थोड़ी ना बायर अवेयर हो सकता है, ठीक है ना, तो वो तो किसको पता होगा? सेलर को ही पता होगा। डिस्क्रिप्शन गलत दे रहा है, सैंपल के हिसाब से गुड्स नहीं दे रहा है, तो दिस आर द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केवीएट एमटेल, ठीक है, तो वो वहां पे लिखा होगा नीचे, ठीक है, देखो नीचे दिया हुआ एक्सेप्शन। उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बायर रिस्पॉन्सिबल होगा कि सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर ही होगा ना। मैंने एक वर्ड क्या बोला, बायर बी अवेयर, का मतलब क्या होता है कि यू आर बाइंग द गुड्स ऑन योर रैशनैलिटी, मतलब आप अपने विवेक से क्या कर रहे हो, गुड्स को बाय कर रहे हो। यू आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स, ओके। बट अगर मान लो आप इन्फ्लुएंस में आके या कोई भी ऐसी गुड्स बाय करके आ जाओ जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर आपको बाद में पता चलता है कि नहीं ये गुड्स की मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने फालतू में बाय कर लिया, अभी मैं जाके गुड्स को क्या कर देता हूँ वापस, तो वो लेगा गुड्स वापस? नहीं लेगा। तो पहले जान लो, पहचान लो, चेक कर लो कि सही में गुड्स की कोई जरूरत है कि नहीं, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि फालतू का खर्चा मत करो, अगर आपको सही लगता है तो आप गुड्स को बाय करो, ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ क्या लिखा हुआ है, ओनरशिप। सो उसमें पहला लिखा हुआ है दैट द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आपको पता था कि जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है, उसके साथ क्या ट्रांसफर होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, ट्रांसफर। द मोमेंट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर देन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज आल्सो ट्रांसफर टू द बायर। सो उसमें पहले वही लिखा हुआ है द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें देखो बोल्ड में भी लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज द पासिंग ऑफ ओनरशिप। अभी ओनरशिप कौन ट्रांसफर कर सकता है? ओनर, सेलर नहीं करेगा। ओनरशिप कौन ट्रांसफर करता है? ओनर। सेलर तो कोई भी हो सकता है ना, सेलर ओनर का एजेंट भी हो सकता है, सेलर ओनर का क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ओनरशिप कौन ट्रांसफर करेगा? ओनर ऑफ द गुड्स। हावेवर ओनर ऑफ गुड्स को पता होना चाहिए कि मेरे गुड्स क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। बट मान लो ओनर ऑफ गुड्स को पता ही नहीं है कि मेरे गुड्स क्या हो रहे हैं, सेल, और कोई उसके गुड्स सेल कर रहा है, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपना टाइटल वापस क्या कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो। सो उसमें लिखा हुआ है, आप देखोगे तो आपको मिलेगा पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज द पासिंग ऑफ ओनरशिप। उसमें भी लिखा होगा, देखो फर्स्ट में लिखा है नो प्रॉपर्टी कैन बी पास ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अंटिल द गुड्स आर ascertained, whether contract of sale for specific goods or ascertain goods, property passes to buyer at the time parties intended to pass it. फिर आपको दे रखा है फॉर स्पेसिफिक गुड्स, तो उसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक गुड्स के अंदर
कि स्पेसिफिक गुड्स में कब ट्रांसफर होगा, जब हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे कहीं लिखा होगा, आप अंडरलाइन कर सकते हो, जब हम क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि गुड्स गुड्स होते हैं ना, उसमें हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम गुड्स को क्या करते हैं, लेके जाएंगे। तो उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जब एक बार आप गुड्स का क्या कर लोगे, इंस्पेक्शन। कभी कभी बायर ऐसी भी रिक्वेस्ट करता है कि आपको हमें ना क्वालिटी रिपोर्ट सबमिट करवाना पड़ेगा। क्या सबमिट करवाना पड़ेगा? क्वालिटी। अब ये क्वालिटी रिपोर्ट आप बना के नहीं दोगे, आप बना के दोगे तो आप तो ऐसा ही लिखोगे ना कि मेरी गुड्स तो सही है। कौन ऐसा बोलेगा कि मेरी गुड्स खराब है? कोई नहीं बोलेगा। तो आपको थर्ड पार्टी से क्या करना है, आपको थर्ड पार्टी से क्वालिटी रिपोर्ट बनवाना है। वो थर्ड पार्टी आपको क्या बोलेगा, आके बोलेगा कि नहीं ये गुड्स अप्रोप्रिएट है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब वो क्वालिटी रिपोर्ट आएगा तब ट्रांसफर होगी ना, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है, तो वो उधर भी लिखा होगा, ये वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, बट व्हेन दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट, but the seller is bound to weigh, measure, test, pack, or any other such act for the purpose of ascertainment of price. The property does not pass until such act is done. Okay, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको दिया हुआ है अनअसर्टेन गुड्स। सो अनअसर्टेन गुड्स को क्या करना पड़ेगा पहले? अनअसर्टेन गुड्स होगा तो उसका पासिंग कब होगा? पहले तो उसको असर्टेन करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स में तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अनअसर्टेन गुड्स में कब होगा? जब हम गुड्स को असर्टेन कर देते हैं, उसका वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ओनरशिप क्या होगा, पास ऑन होगा। तो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, राइट टू डिस्पोजल। नाउ उसके बाद जैसे क्या होता है कि राइट टू डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि कभी कभी सेलर क्या करता है, अपना अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए एक कंडीशन भी ये भी रखता है कि ओनरशिप हमें ना इमीडिएट ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओनरशिप पहले हम किसी और, मतलब हमारे एजेंट के नाम पे करते हैं, फिर एजेंट किसके नाम पे करेगा, बायर के नाम पे करेगा। तो वो एक राइट हम हमारे पास रख सकते हैं कि जब टर्म्स एंड कंडीशंस आप क्या करते हो, फुलफिल करते हो। वो सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा होगा कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। जैसे कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर आप 95% या समथिंग पेमेंट आप अगर आप करते हो, उसके बाद ही ओनरशिप आपको क्या होगी, ट्रांसफर होगी। सो दैट यू हैव क्रिएटेड द राइट इन दी प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटरेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है ना। तो राइट टू डिस्पोजल है, ऑफ नहीं है, सॉरी, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ है पासिंग ऑफ रिस्क कब पास होता है? ये तो छोटा सा बहुत सिंपल। रिस्क कब ट्रांसफर होता है? जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख, पर नॉर्मली ओनरशिप ट्रांसफर होते ही रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, बट दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री कर सकती है कि रिस्क कब ट्रांसफर होगा, ठीक है। बट मान लो डिफॉल्ट किस सिचुएशन में कब ट्रांसफर होता है? वंस द ओनरशिप इज ट्रांसफर। तो अगर गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है बायर को, तो बायर ही उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों क्या करेगा, एंजॉय करेगा एंड बेयर करेगा, ठीक है। मतलब मान लो मैंने किसी को गुड्स ट्रांसफर किए और 2 दिन के बाद उस गुड्स का भाव एकदम से बढ़ गया, और अभी उस गुड्स का ओनर कौन है, बायर है। तभी वो जो भाव बढ़ा है, प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, उसको कौन एंजॉय करेगा, बायर करेगा कि सेलर? बायर। सेलर की नीयत में खोट आ गई, वो बोले मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना, इस गुड्स को मैं ही बेचूंगा। तो बायर उसको क्या कर सकता है, क्लेम तो कर सकता है ना, क्योंकि उस गुड्स का क्या है, ओनर है। नीचे एक्सेप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। वो लोग रिस्क डिसाइड कर सकते हैं कि रिस्क कब क्या होगा, ट्रांसफर। ये दोनों का क्या है, ये दोनों के पार्टी के बीच में क्या होगा, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे।
फिर एक और छोटा सा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय क्या लिखा हुआ है, नॉन ओनर्स। नॉन ओनर्स मतलब जो टाइटल ट्रांसफर कर रहा है वो ओनर नहीं है, बट ओनर का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। बट ओनर ने उसको ऑथोराइज किया होगा ना कि चलता है, अभी जो सब है अपना ही तो है, क्या लेके आए थे, क्या लेके गए थे, ये तो सब मोह माया है। क्या है, ये सब मोह माया है। और आपने क्या कर दिया, गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो फिर अगर आप उसको बेच दोगे तो ओनर का परमिशन होना क्या है, जरूरी है। चलो चलो उसकी तरफ मत ध्यान देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने अपना काम करते हैं। तो नॉर्मली गुड्स को कौन बेचता है, ओनर, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला देखो क्या लिखा है, एजेंट। बट वो एजेंट क्या होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए ना। प्रिंसिपल ने उसको क्या किया होना चाहिए, ऑथोराइज। तो वहां पे वही लिखा हुआ है। सेल बाय क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंट ओनर्स। बट मेक श्योर कि जो ज्वाइंट ओनर जो बेच रहा है उसको दूसरे ज्वाइंट ओनर ने क्या किया हुआ है, कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, या फिर उसने ऑथोराइज किया हुआ है कि नहीं हम दोनों में से कोई भी गुड्स बेच सकते हैं। तो मान लो दो लोगों ने मिलकर दुकान खोला है, सारा गुड्स दोनों का है, ज्वाइंट ओनर है, तो आप बार बार फोन करके पूछोगे गुड्स बेचू, गुड्स बेचू, हर 2 मिनट में फोन जा रहा है। बोले दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, दुकान किस लिए खोल के बैठे हैं? गुड्स बेचने के लिए, तो बेचो ना। ठीक है ना, उसके लिए तो हाँ, पर क्या बेचना है गुड्स। अभी हुआ क्या, उसने एयर कंडीशनर बेच दिया, वो फ्रिज पड़ा हुआ था दुकान के अंदर वो बेच दिया, टीवी पड़ा हुआ था वो बेच दिया। फिर शाम को दूसरा पार्टनर आया, बोले ये क्या हो गया, बोले तूने ही तो बोला था सब बेच दे। ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग भी खुद का क्या करना है, यूज बेच करना है ना। स्टॉक नहीं, दुकान भाड़े पे थी। दुकान भाड़े पे थी, दुकान नहीं बेचती। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, ये भी इंटरेस्टिंग है, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर क्या लिखा हुआ है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सेबल हो सकता है जब एग्रीड पार्टी उसको एनफोर्स करना चाहे। मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं ओके, कोई इश्यू नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, गुड्स को सेल कर सकता है, इवन इफ इज अंडर द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट कौन बेचेगा, जिसने गलत किया है कि जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर क्या लिखा हुआ है। मतलब कभी कभी मैंने आपको बोला था ना, अनपेड सेलर में, अनपेड सेलर में क्या होता है कि सेलर को बेचारे को पैसा नहीं मिला, तो उसने गुड्स को वापस रीगेन कर लिया, उसका पोजीशन रीगेन कर लिया, तो अभी उस गुड्स को क्या करेगा, घर पे लेके जाएगा, नहीं वापस से सेल करेगा। तो वही लिखा हुआ है, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर क्या लिखा हुआ है, सेल। तो मेरे पास जो गुड्स पड़े उसका ओनरशिप मेरे पास नहीं है, उसका ओनरशिप किसी और का है, बट पोजीशन अभी तक मेरे पास है। अभी हुआ क्या कि वो बायर डिफॉल्टर हो गया, क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। तो अभी वो डिफॉल्ट हो गया तो मुझे पता चल गया कि ये पैसा नहीं देगा, तो मैंने क्या किया, उस गुड्स को किसी और को बेच दिया। तो क्या ये राइट है आपके पास बेचने का? तो लॉ में लिखा हुआ है कि अनपेड सेलर अपने गुड्स को, मतलब किसी और के गुड्स को बेच सकता है जो एक जमाने में उसके हुआ करते थे। समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोला मैंने, अनपेड सेलर किसी और के गुड्स बेच सकता है जो एक जमाने में उसके हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि पहले तो आपके थे, आपने बेचा, तो बायर कोई और हो गया, फिर उसने पैसा नहीं दिया, तो अभी भी ओनर कौन है, अभी भी ओनर कौन है दोस्तों, वो बायर ही है। अभी भी ओनर कौन है, वो बायर ही है। बट बायर ऐसा बोल रहा है कि नहीं तू नहीं बेच सकता, सेलर बोले नहीं मेरे पास राइट है। किसने राइट दिया है, मैंने खुद राइट नहीं बनाया, लॉ में राइट दिया हुआ है कि अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं गुड्स को क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। तो ये ध्यान रख, वही लिखा हुआ है, सेल बाय अनपेड सेलर भी लिखा हुआ है। सेल बाय एस्टेबल मैंने आपको बताया था कि मान लो 3 लोग हैं, मैं ओनर हूँ, मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है और एक बायर आया हुआ है। अभी बायर ये बिलीव कर रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वही ओनर है, बट ओनर कोई तीसरा पार्टी है जो वहां पे बैठ के सुन रहा है बातों को। बोले सुनते क्या, बात क्या हो रही है। फिर ये बाहर जाएगा ना तब इसको बोलेंगे जो बोलना होगा वो। तभी आप सुन रहे हो, और उस टाइम पे आप कुछ नहीं बोले जब गुड्स का क्या हो रहा था, डील हो रहा था।
तो अभी गुड्स का डील हो रहा था उस टाइम पे कुछ नहीं बोले, और उसके जाने के बाद कुछ बोल पाओगे? नहीं। फिर बाद में वो जो रिप्रेजेंटेटिव था जिसने आपके गुड्स बिहाफ पे गुड्स बेचा, उसको आप ऐसा बोले कि गुड्स क्यों बेचा? बोले सर आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए था जब हम दोनों की क्या हो रही थी बात, तब तो आप बैठे थे चुप करके, तब आपको बोलना चाहिए था ना। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उस टाइम पे ड्रीम 11 खेल रहे थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। यू आर अंडर द बिलीव दैट कि नहीं, मतलब बाहर को ऐसा लग रहा है कि जो गुड्स बेचने वाला है वही गुड्स का क्या है, ओनर है, और ओनर कहाँ बैठा हुआ है? उसकी प्रेजेंस में बैठा हुआ है। ठीक है ना, और वो सारी बातें क्या कर रहा है, सुन रहा है। ही इज हैविंग द नॉलेज ऑफ द डिस्कशन दैट कि क्या डील हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ उसको पता है। बट एट दैट टाइम ही नॉट डिनाइड एनीथिंग, उसने कुछ भी डिनाई नहीं किया। तो उसके बाद वो क्या कुछ फर्दर एक्शन ले सकता है? फर्दर एक्शन पॉसिबल उस केस में नहीं। अंडरस्टूड? तो वहां पे वही लिखा हुआ है। एक्सेप्शन अंडर अदर लॉ, एक लॉ आता है इंसॉल्वेंसी लॉ, जो आप फाइनल में पढ़ोगे, दैट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, उसके बाद उस गुड्स के राइट्स किसके पास आ जाते हैं? कंपनी ओनर होता है, बट उसके राइट्स आ जाते हैं सारे के सारे लिक्विडेटर के पास। बाद में लिक्विडेटर सारे गुड्स को क्या करता है, बेचता है, इवन इफ ही इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स। ठीक है ना, तो वो पहला वाला एक्सेप्शन वही लिखा होगा कंपनी सेट के अंदर, जब लिक्विडेशन होता है तब। फिर मैंने वो बोला था फाइंडर ऑफ गुड्स, याद है आपको? फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता था? फाइंडर ऑफ गुड्स, क्या आपको किसी के गुड्स मिल गए हैं तो आपने पूरी एफर्ट लगाई, आपने एथिक्स सिखाए सब लोगों ने। बोले सर ने बताया था कि किसी और के गुड्स लेने नहीं है, उसको क्या करना है, वापस लेके आना है। पर सर ने ये भी सिखाया था कि जब वापस देने जाते हैं तो जो पैसा खर्च हुआ है ना वो ले लेना है उनसे। ये भी तो बोला था ना कि समाज सेवा करने को बोला था। समाज सेवा थोड़ी करना है दोस्तों। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो अभी इस केस में क्या हुआ कि आपने उसको जाके गुड्स क्या कर दिया, आपने उसको जाके गुड्स क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। अभी वो ना बोल रहा है, बोले मैं पैसे नहीं दूंगा, तो फिर लॉ क्या करेगा कि उसको प्रोटेक्ट करेगा ना, जो समाज सेवा कर रहा है उसको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो उसको बोला कि तू उतने गुड्स बेच सकता है जितना तेरा क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, इवन इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ गुड्स। फिर मैंने एक रेशियो भी बताया था कि अगर 2/3 से ज्यादा आपने क्या कर दिया है, एक्सपेंस कर दिया है, तो फिर आपको गुड्स को क्या कर देना है, बेच देना। बताया था ना आपको, 2/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी इंकर्ड। तो आपने क्या किया, न्यूज़पेपर में दिया, दर बदर उसको ढूंढा, हर जगह ढूंढा, कभी भी मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, तो फिर उस केस में क्या होगा दोस्तों, फिर हम गुड्स को क्या करेंगे, लेके बैठे रहेंगे कि 2/3 एक्सपेंस होने के बाद बेच देंगे? 2/3 एक्सपेंस होने के बाद बेच देंगे। और मान लो 2/3 एक्सपेंस होने के बाद में जब गुड्स बेचा ना, तो दूसरे दिन ही वो बायर प्रकट हो गया, मतलब सॉरी सेलर प्रकट हो गया जिसके गुड्स थे। एकदम से क्या हो गया, ऐसा होता है ना लाइफ में कभी कभी कि एग्जैक्टली हमने कोई डिसीजन लिया होता है और नेक्स्ट डे वो इवेंट हमारे सामने आ जाती। तो अभी क्या होगा बोलो? वो ओनर आपके सामने केस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि लॉ ने तो आपको बोला था कि 2/3 एक्सपेंस हो जाए उसके बाद क्या कर देना, बेच देना। तो लॉ सिर्फ मुझे एप्लीकेबल होता है कि सबको होता है? सबको होगा ना, जो कोर्ट में जो जज साहब बैठे उनको भी एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा है कि जो कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं कि बोले लॉ मैंने ही बनाया, ऐसा? लॉ ने आपको बनाया है, आपने लॉ को नहीं बनाया। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, फिर आपको दे रखा है रूल्स ऑफ डिलीवरी। नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको डिलीवरी का रूल क्या बोला था, कि बायर को आके डिलीवरी लेनी है कि सेलर घर तक पहुंचा के आता है? नॉर्मली बायर को आके डिलीवरी लेके जाना। आ रहा है समझ? सेलर डिलीवरी नॉर्मली नहीं करता, बाय डिफॉल्ट केसेस में नहीं होता, अनलेस एंड अदरवाइज सेलर पहले से ऐसा बोलता है कि हम गुड्स आपके प्रीमाइसेस पे डिलीवर कर देंगे, तो दैट इज अ सेपरेट मैटर। फॉर दैट यू हैव टू टेक दी, जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो आप ले सकते हो। बट ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? ओनरशिप डिलीवरी के टाइम पे ट्रांसफर होगा कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट यू हैव डिसाइडेड दैट वी आर डीलिंग इन दिस स्पेसिफिक गुड्स, तो ओनरशिप उसी मोमेंट पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। So ownership is not transferred at the time of delivery. Delivery is just a convenience to the offer to the buyer कि हम आपके यहाँ पे आके क्या करेंगे, गुड्स डिलीवर करेंगे। अदरवाइज गुड्स आपको कहाँ पे आके लेने, बायर्स सॉरी सेलर्स प्रीमाइसेस पे आके गुड्स आपको लेके जाने। हम बायर्स की प्रीमाइसेस पे जाके गुड्स डिलीवर करते हैं, दैट इज ओनली फॉर द कन्वीनियंस पर्पस, दैट इज नॉट फॉर द अदर केस। तो वहां पे लिखा हुआ है डिलीवरी टू बी मेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, क्या लिखा, इफेक्ट
वो रह गया ऊपर वाला। इफेक्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है, पार्ट डिलीवरी। क्या पार्ट डिलीवरी पॉसिबल है? सरप्राइज दोगे उसको। उसने बोला था कि इतना गुड्स पहुंच जाना चाहिए, आप लेके गए आधा, उसको बोला सरप्राइज। क्यों? बोले आधा ही आया है गुड्स। क्या आया है? आधा। ठीक है ना? तो अभी क्या करोगे? बोले वो क्या करेगा? बोले आधा आधा नहीं चलेगा, गुड्स पूरा चाहिए। हाँ, वो म्यूचुअली बाद में मान लेता है तो बात अलग। बोला ठीक है चलो, रिलेशन खराब नहीं करना। तो आधा ठीक है, अभी दे दो। आधा कब दोगे? बोले आधा 2 दिन में दे दूंगा। बोले उसमें आधे का आधा मत करना, उस टाइम पे आधा ही पूरा आना चाहिए। बट अगर डिलीवरी टू बी मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, बायर, तो बायर के रिक्वेस्ट पे किया होगा, तो फिर उस केस में हम बायर के रिक्वेस्ट पे कर देंगे। तो बायर ऐसा बोलता है कि आपको गुड्स आके क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, तो कर देंगे हम वहां पे जाके डिलीवर। बट ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? मैंने क्या बोला, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? एट द टाइम ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब। ठीक है ना? डिलीवरी का प्लेस क्या होगा? व्हाट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी? आधे रास्ते जंगल में फोन करके बोलता है डिलीवरी ले जाओ, ऐसे डिलीवरी होता है? ऐसे कौन करता है डिलीवरी? तो डिलीवरी नॉर्मली कहाँ होता है? या तो सेलर के प्रीमाइसेस पे होगा, या तो फिर किसके होगा, बायर्स के प्रीमाइसेस, या तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के प्रीमाइसेस पे भी हो, विद द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज। मान लो हमारा गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो मैंने बायर को फोन करके बोला इधर मत आना, सीधा वेयर हाउस आना। ठीक है ना? इधर आओगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आप वेयर हाउस पे जाओ, वहां से आपको गुड्स मिल जाएगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है? हाउएवर वो थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करके बोलना है ना कि बायर आ रहा है। मान लो आपका गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है, आपने बायर को क्या बोला कि गुड्स वेयर हाउस से ले लेना, तो वो वेयर हाउस वाले को बोलना पड़ेगा ना कि वो बायर आ रहा है। अभी मान लो आपने वेयर हाउस वाले को बोला नहीं, वो बायर वहां पे पहुंचा, वेयर हाउस वाले ने भगा दिया उसको। मैं तेरे जैसे बहुत आते हैं इधर। ठीक है? अभी बायर को लग गया बुरा, तो अभी क्या होगा बोलो? आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी को आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि वो व्यक्ति आ रहा है इस नाम का, वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा। ऐसे नहीं कि जेब में हाथ डाल के आया है और गुड्स मांग रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या मांगेगा? डॉक्यूमेंट्स। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या बोला था इसके अंदर, याद करो। रात को 3 बजे फोन करोगे जाके, बोले गुड्स आ गए, बोले 3 घंटे और वेट कर, 6 बजे आता हूँ। ऐसा कि टाइमिंग ऑफिस टाइम पे होना चाहिए, ऑफिस टाइम। या तो फिर आप बायर और सेलर म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे गुड्स का क्या होगा डिलीवरी। बट बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? ऑफिस आवर्स, रीजनेबल टाइम में आपको डिलीवरी करना है। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, तो मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि थर्ड पर्सन से कर सकते हो, बट थर्ड पर्सन से क्या करना है? इंटीमेट करना है कि थर्ड, दोनों ने, बायर और सेलर ने मिलकर उसको सरप्राइज किया। ऐसा चलेगा? वो बोले यार देखो मेरे ऊपर वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है, और सरप्राइज में मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। ठीक है ना? ये सब जो बेतुकी सरप्राइज होती है ना, ये घर पे रखो यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे बिजनेस में सरप्राइज नहीं होता, डिसिप्लिन प्रोफेशनल वे में सरप्राइज होता है। ठीक है ना? तो अभी इस केस में थर्ड पार्टी को आपको इन्फॉर्म करना है, वो लिखा होगा दैट यू शुड टेक इनटू कॉन्फिडेंस दैट थर्ड पार्टी, दैट कि आपको गुड्स ये पर्सन को क्या करने हैं, डिलीवर करने हैं, या ये व्यक्ति आपको लेने के लिए आएगा, गुड्स लेने के लिए आएगा। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था कि गुड्स को डिलीवर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन बेयर करता है? गुड्स को डिलीवर करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं बाय डिफॉल्ट कौन बेयर करता है? बायर। बट म्यूचुअली एग्री करके हम क्या कर सकते हैं? सेलर भी बेयर कर सकते हैं, बट सेलर बेयर करेगा? वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट, तो हम क्या करेंगे, हम बेयर कर लेंगे। बट वो इनडायरेक्टली तो किससे रिकवर होगा? सेलर ने बेयर कर लिया, तो हम इनडायरेक्टली तो किससे रिकवर करेंगे? बायर से ही रिकवर करेंगे ना। आ रहा है समझ में? भले लिख के नहीं देंगे, बट हम इनडायरेक्टली तो रिकवर बायर से ही करेंगे। ठीक है? सो ये ध्यान रखें। अभी ये वाला पार्ट हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ रॉन्ग डिलीवरी। रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी हुआ है, मतलब रॉन्ग डिलीवरी नहीं है, सॉरी, रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हुआ है। रॉन्ग क्वांटिटी में क्या हुआ? शॉर्ट है, या तो एक्सेस है, या तो मिक्स्ड है। अगर आप शॉर्ट डिलीवरी करोगे ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन, रिजेक्ट कर दो गुड्स को। ठीक है? लोगों को रिजेक्ट करने में बहुत मजा आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या होता है, उनको ऐसे प्राउड
उसको प्राउड फील होता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट कितना देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मान लो कि रिजेक्ट होल क्वांटिटी, ठीक है ना, आपने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, संतवादी आदमी बोले नहीं, गलती हो जाती है, अपने से भी हो जाती है, 3 दिन पहले भी अपने किसी को शॉर्ट डिलीवरी किया है, तो अपने से हो सकता है तो उससे नहीं हो सकता। तो लोगों की भावनाओं को समझते हुए तो उससे क्या कर दिया, शॉर्ट डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड, एक्सेस डिलीवरी हुआ। क्या हुआ, एक्सेस डिलीवरी, मतलब इस केस में भी आपके पास क्या है, राइट है, मतलब ये डेढ़ होशियारी मारी आपने। क्या किया बताया, पूरा का पूरा क्वांटिटी कैंसिल। बोले जितना बोला था उतना क्यों नहीं करते हो तुम लोग, ज्यादा ज्यादा करते हो इस चक्कर में। तो आप क्वांटिटी कैंसिल कर सकते हो, पर संतवादी आदमी होगा वो क्या करेगा, एक काम करे, एक्सेस तो एक्सेस से आने दे, सब आने दे, ठीक है ना। या तो फिर बोले कि जो एक्सेस है वो लेके जा, जितना बोला था वो छोड़ के जा, ठीक है ना। मिक्स डिलीवरी में क्या होगा, मिक्स आया है सब कुछ, तो जो मिक्स है पूरा क्वांटिटी रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, जो चाहिए वो निकाल लो, जो नहीं चाहिए वो वापस दे दो। तो आप कौन से ऑप्शन में जाओगे एज ए बिजनेसमैन, आप कौन से ऑप्शन में जाओगे, एक्सेप्ट करोगे ना, गुड्स आया है तो क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अनलेस एंड अदरवाइज आपने किसी थर्ड पार्टी को प्रॉमिस किया है तो बात अलग है। मान लो आपके गुड्स, यू आर जस्ट अ ट्रांसमीटर, कि लाइक आप गुड्स रिसीव कर रहे हो और थर्ड पार्टी को क्या करोगे, डिलीवर करोगे, मींस ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स। तो फिर उस केस में आपको होगा यार ये यार अभी लोचा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बात मैं अभी इसको सुनाऊंगा वही बात वो मुझे वो वाला सुनाएगा, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं यार गुड्स पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी और को क्या किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है, मतलब गुड्स सेल किया हुआ है, तो उसको भी उसी टाइम पे गुड्स डिलीवर करने। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा तो क्या होगा बोलो, नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा तो हम जाने देंगे कि फिर उसके में अंदर भी नाटक करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला है कि नेग्लिजिबल वेरिएशन हुआ, नेग्लिजिबल मतलब क्या है कि 1% 2% वेरिएशन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नेग्लिजिबल वेरिएशन। बट लॉ में है ना, कभी परसेंटेज वो डिफाइन नहीं करके देते, लॉ बोले अपने को सेफ रहने का, ठीक है ना। उन्होंने परसेंटेज नहीं बताया, बोले नेग्लिजिबल क्या है ना वो आप डिसाइड कर लो। तो मान लो 1 लाख यूनिट आने थे, उससे 2 यूनिट मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा 99,998 यूनिट्स भेज दोगे उसको वापस। वही रिजेक्ट वाला प्राउड आ रहा है आपको, कि रिजेक्ट करते हैं तो प्राउड फील होता है। तो वो वाला आपको क्या हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा बोलो, नेग्लिजिबल है नहीं यार, इतना कौन नाटक करता है। और अगर सेलर का मान लो लॉबी बड़ा हुआ ना तो खत्म कर देगा आपको। लॉबी मतलब उसकी पूरी गैंग है, कार्टल बना के बैठा है उधर। बोले अब बेटा दिखा के बता, बाय करके बता, 2 यूनिट का तूने रिजेक्शन दिया ना, 2 यूनिट छोड़, 5 यूनिट के लिए भी तुझे तरसे, पूरी की पूरी लॉबी को उससे स्ट्रॉन्ग कर दिया। बोले कोई इस बायर को गुड बेचेगा नहीं, नाटक करता है। क्या करता है, नाटक करता है। दो यार 2 यूनिट कम है, उसमें नाटक कर, मेरे खुद को नहीं मालूम कि 2 यूनिट कम थे, ठीक है ना। तो इतना नेग्लिजिबल वेरिएशन तो चलता है ना, अभी इतना कौन नाटक करता है। तो लॉ में भी वही लिखा है, बोले ज्यादा नाटक नहीं करना है, थोड़ा बहुत चलता है, समझ रहे हो। बट लॉ में परसेंटेज नहीं बताए, मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। 1% 2% वो म्यूचुअली आपको डिसाइड करना है। क्या करना है, म्यूचुअली डिसाइड करना है कि कितना वेरिएशन हम टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना। डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स, तो क्या आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर सकते हो, यस, बट वो दोनों पहले डिसाइड होना चाहिए। तो अदरवाइज आप नहीं, आपने अजम्पशन कर दिया कि अभी इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करेंगे। बायर ने बोला कैसे पता चला कि आपको इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करना है, मैंने तो आपको बोला नहीं था। बोले मुझे ऐसा लगा। बोले तेरे ऐसे लगने से थोड़ी होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। फिर बाकी का ये वाला जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ से आप लोग बाकी रख देना, क्योंकि ये यूनिट अभी तक लंबा ही है, लंबा चलेगा ये, ठीक है। अनपेड सेलर एंड राइट अगेंस्ट गुड्स, ये सब कुछ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, मतलब कल ही है ना, ठीक है। ठीक है चलो यहाँ तक रखते हैं।